mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel। हम सभी को याद है कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, किसके ऊपर किया तो पता चला पाइथन सेटाइगन के ऊपर। मतलब कि दो टर्म्स है हमारे पास, हमें पता है कि ये बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, मतलब जेनेटिक्स का ये जो ब्रांच है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी का ये पूरा चैप्टर है, तो इसमें बहुत सारे नए टर्म्स हमको पहली बार देखने को मिले, तो वो टर्म्स हमको याद रहे हमेशा के लिए, इसलिए एनसीईआरटी ने हमसे क्या किया है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ दिया है। क्वेश्चन पूरा टेक्निकल टेक्निकल किस लिए, क्योंकि हमको यहां पर कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक टर्म लोकी बीच में आएगा। A diploid organism is a heterozygous for four loci। अब इसको तुम एक तरीके का पोजीशन मान लो, चार जगह मान लो, चार पॉइंट्स मान सकते हैं। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इट मींस कि हम लोग एक 2n ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद बताया। मेंडल ने हमको हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 1 ऑलरेडी कर लिया है, पार्ट 2 की बारी है। तो मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट में। आज हम अपने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन के पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, ऊपर आई बटन पे भी आपको दिख रहा होगा तो आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल पांचवा सवाल हमसे क्या कहता है इसके बारे में डिस्कशन है। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कहता है डिफाइन एंड डिजाइन ए टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस के बारे में हमने सुना, बहुत बार एनसीईआरटी ने यूज किया है टेस्ट क्रॉस, क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। टेस्ट क्रॉस तो भाई होता क्या है, तो कहता है कि क्रॉस बिटवीन ए क्रॉस ऑफ एन F1 इंडिविजुअल। अब F1 इंडिविजुअल कहने का मतलब है कि पेरेंट थे, पेरेंट का गैमेट बना, उसके बाद जो ऑफस्प्रिंग्स आए उनको हमने F1 जनरेशन का नाम दिया। तो ये जो F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स हैं दैट हैज ए डोमिनेंट फिनोटाइप, जो डोमिनेंट फिनोटाइप जो कैरी करते हैं उनका हमको क्रॉस करवाना है होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। कहने का मतलब पेरेंट हमारे पास दो थे, कैपिटल टी और एक था हमारे पास स्मॉल टी। तो इसका डोमिनेंट वाले का जब हम इसके साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसको हम लोग टेस्ट क्रॉस का नाम देंगे। कहता है इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन इफ एन इंडिविजुअल डिस्प्लेइंग ए डोमिनेंट कैरेक्टर इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऑफस्प्रिंग अगर टॉल है तो वो क्या कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है, तो उसके जीनोटाइप को समझने के लिए हमें ये टेस्ट क्रॉस जो है ना बहुत मदद करता है। तो ये इसका कुछ डेफिनेशन वगैरह इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको एक टेस्ट क्रॉस को परफॉर्म करके देखते हैं कि किस तरीके से टेस्ट क्रॉस को बनाया जा सकता है। तो ये एक टेस्ट क्रॉस हमने ले लिया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में हमने क्या लिया है, तो जो भी F1 जनरेशन है दैट इज की मान लिया ये है हमारा, इसको हम रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवा दिए दैट इज स्मॉल टी। अब जब हमने इसके साथ परफॉर्म करवाया तो हमको गैमेट कुछ इस तरीके के गैमेट मिले और ड्वार्फ रेसेसिव जो है उसका गैमेट तो हमेशा एक ही तरीके का आएगा, जस्ट बिकॉज के मियोसिस होगा तो हर बार स्मॉल टी ही देखने को मिलेगा, 2n का n होगा। तो ऑफस्प्रिंग्स हमको कुछ इस तरीके से मिलेंगे। तो जो इस तरीके का क्रॉस है इसी क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। पनेट स्क्वायर की कहानी कुछ दिख रही है। कहता है कि यूजिंग अ पनेट स्क्वायर, तो एक पनेट स्क्वायर हमको ड्रॉ करना है जो अभी हमने कुछ देर पहले अपने पिछले क्वेश्चंस में किया है। वर्कआउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स इन द फर्स्ट फीमेल जनरेशन आफ्टर द क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल एंड ए हेटेरोजाइगस मेल फॉर ए सिंगल लूकस। अब इतना लंबा क्वेश्चन लिख दिया है कि देख करके ऐसा लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा, बस क्वेश्चन को लंबा कर दिया गया है, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी 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 इजी। कहता है कि एक पनेट स्क्वायर बनाना है, चलो बना लेंगे। वर्कआउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनोटिपिक फीचर्स इन द F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन के फिनोटिपिक फीचर्स को दिखाना है, बस क्रॉस पर ध्यान देना है कि क्रॉस बिटवीन ए होमोजाइगस फीमेल। अब यहाँ पर मेल एंड फीमेल लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लिख दिया है कि होमोजाइगस फीमेल। कहने का मतलब है जो फीमेल पेरेंट है वो होमोजाइगस है, और तो कैपिटल टी लिख दिया। और कहता है हेटेरोजाइगस मेल है, तो जो मेल पेरेंट है वो हेटेरोजाइगस है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। अब इसमें क्रॉस करवाना है तो इसके गैमेट बनेंगे, तो दोनों टाइम हमको मियोसिस के बाद क्या मिल जाएगा, कैपिटल टी। इसमें दोनों टाइम इसमें हमको एक बार कैपिटल टी तो दूसरे बार स्मॉल टी मिलेगा, तो ये इसके गैमेट्स बन जाएंगे। किसके, तो पेरेंट्स के गैमेट बन जाएंगे। क्लियर है। अब पेरेंट्स के गैमेट का हम आपस में क्या करवाएंगे, फ्यूजन करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो क्रॉस करवाने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो पनेट स्क्वायर बनाया हमने। पनेट स्क्वायर बनाया तो ये हमने क्या रख दिया है कि ये वाला जो है ना, ये देखने से लग रहा है ये किसका है, तो ये फीमेल पेरेंट का है, और ये वाला जो केस है ये हमारे मेल पेरेंट का केस है। क्लियर। ऑफस्प्रिंग कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हमको F1 जनरेशन में दो कैपिटल टी मिले और दो जो मिले वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, तो हमने 2:2 का रेशियो निकाला। फाइनली हमारा जो आंसर है वो 1:1 के रेशियो में हमको मिल गया। तो काफी आसान सवाल था। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा जा रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि when a cross is made between the tall plant with yellow seed, ध्यान रखना है टॉल प्लांट है और येलो सीड है, तो कैपिटल टी और कैपिटल वाई का तो यहां पर फंडा आएगा। और क्वेश्चन में लिख भी दिया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड टॉल प्लांट विद ग्रीन सीड दैट इज कैपिटल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो हमको अपने मन से कुछ नहीं लेना है, तो हमारा काम आसान हो गया। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फिनोटाइप इन दी ऑफस्प्रिंग कुड बी एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड ग्रीन एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन। तो हमको पेरेंट्स दे रखे हैं, अब हमको बस परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि ये वाले ऑफस्प्रिंग्स हमको मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की तरफ। ये क्रॉस बिटवीन इतना इतना में हुआ है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो अब हम इसको एक प्रॉपर हम परफॉर्म करवाएंगे। क्रॉस पेरेंट है, ये पेरेंट है तो ये इनका गैमेट बना। इसका गैमेट कैसा बनेगा, तो एक बार कैपिटल टी कैपिटल वाई के साथ मिलके ये, एक बार कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ मिलके ये, स्मॉल टी कैपिटल वाई ये, और स्मॉल टी स्मॉल वाई ये। बट इनकी बात करें तो एक बार कैपिटल टी स्मॉल वाई के साथ ये, और एक बार स्मॉल टी स्मॉल वाई के साथ ये। बस ये दो पॉसिबल गैमेट्स हैं सॉरी, और इसमें 4 पॉसिबल गैमेट्स है। बस दोनों के बीच में अब क्रॉस करवाना है। क्रॉस करवाने के लिए हम आगे बढ़े, इस तरीके से हमने पेरेंट्स को सजा दिया और इस तरीके से हमारे जितने ऑफस्प्रिंग्स हैं वो हमको इसमें देखने को मिल गए। टॉल एंड ग्रीन की बात करें तो टॉल होने के लिए कैपिटल टी इज नेसेसरी एंड ग्रीन होने के लिए स्मॉल वाई इज नेसेसरी। तो हमको ये टोटल 3 तरीके के हमको ऑफस्प्रिंग्स इसमें देखने को मिले जो टॉल एंड ग्रीन है इस पूरे क्रॉस को परफॉर्म करवाने के बाद। और ड्वार्फ एंड ग्रीन की बात करें तो सिर्फ हमको एक ही मिला, दैट इज की जो यहाँ पर है। तो हम परसेंट निकालने गए तो 3/8। अब ये 37.5 कैसे आया, तो हमको पता है कि 3/8 को अगर हम इंटू 100 करेंगे, और बायो वाले का मैथ्स कितना स्ट्रांग होता है सबको पता है, तो इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे 4 से, ये हो गया समवेयर हमारा 25। 2 से और काटेंगे तो 2 बार में 2 से काटेंगे, ये हमारा आएगा मतलब 2 से काटा तो ये एक बार में आया 50, और 50 को फिर ऐसे काटा 2 से तो ये आ गया 12.5। तो 3 इंटू 12.5 किया तो हमारा 37.5 आंसर आ गया। और सेम यहाँ पर वही है कि 1/8 कैसे किया इंटू 100, तो यहाँ पर आंसर हमारा 12.5% आ गया। तो हमारे टॉल एंड ग्रीन होने के चांसेस हैं 37.5% एंड ड्वार्फ एंड ग्रीन होने के चांसेस हैं 12.5%। तो ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इसके आंसर्स आ गए। आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड। अब 2 हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, इफ द 2 लोकी आर लिंक्ड। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आ गया 2 लोकी आर लिंक्ड। यहां पर एक वर्ड आया हमारे पास कि 2 लोकीज आर लिंक्ड। यहां जो ये लिखा है 2 लोकी आर लिंक्ड, क्या मतलब है? लिंकेज का मतलब है यहां पर, अगर याद हो कभी बातें ये तो याद हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमने 2 टर्म्स पढ़ा था, कभी एक पढ़ा था हमने लिंकेज और एक पढ़ा था हमने रिकॉम्बिनेशन। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हमको ये चीज पता है कि अगर किसी क्रोमोसोम पे 2 जीन्स काफी एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है और वो नेक्स्ट जनरेशन में उसी तरीके से ट्रांसफर होते हैं। लिंकेज का केस था, तो यहां पर लिंकेज है। What would be the distribution of phenotypic features in F1 generation for a dihybrid cross? चलो ठीक है, समझते हैं इसको। कंसीडर करते हैं 2 कैरेक्टर को, ब्लू कैपिटल बी, लॉन्ग कैपिटल एल, सीट ऑफ ए प्लांट, बोथ कैरेक्टर्स लिंक्ड, और दोनों कैरेक्टर जो हैं लिंक्ड हैं। तो पेरेंट कैसे हमने बना दिए, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, जस्ट बिकॉज कि इसने हमसे कहा है क्वेश्चन में कि हेट्रोजाइगस पेरेंट है, तो हमने इस तरीके से बनाया कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। सेम कंडीशन उधर भी, दोनों के गैमेट कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, और इस तरीके से इसके गैमेट्स बना दिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के हम यहां पर देखेंगे कि ये पेरेंट 1 इनका ये गैमेट, ये पेरेंट 2 का गैमेट। बस मुद्दा ये याद रखना है कि यहां पर एक चीज याद रखना है कि ऑल पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नो रिकॉम्बिनेशन, चूंकि यहां पर चूंकि लिंकेज हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। F1 जनरेशन की बात करें ये, तो एक ऑफस्प्रिंग हमको यहां मिला कैपिटल बी कैपिटल एल, यहां पर मिला कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, यहां पर मिला कैपिटल बी स्मॉल बी
कैपिटल एल स्मॉल एल, और यहां पर मिला स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल एल। ये हमको कुल मिलाकर के 4 टाइप के फिनोटाइप्स मिल गए। ये तीनों जो हैं वो ब्लू लॉन्ग हो जाएंगे, और ये जो एक अकेला है ये हमारा व्हाइट स्मॉल हो जाएगा। तो यहां पर ये याद रखना है कि यहां पर कैपिटल बी और स्मॉल एल नहीं बन रहा है गैमेट, ठीक है। आप कहोगे कैपिटल बी और स्मॉल एल नाम का गैमेट क्यों नहीं बनाया, वो भी बन सकता था। तो क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर लिंकेज है, तो हमको बी एल और स्मॉल बी और कैपिटल एल जैसे गैमेट नहीं मिलेंगे, क्योंकि कैपिटल बी और स्मॉल एल जो कैपिटल बी और कैपिटल एल जो है वो लिंक्ड है। क्लियर है? इसलिए कैपिटल बी जहां पर भी होगा साथ में तो कैपिटल एल को होना ही होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल की तरफ। इसको भी आप नोट कर सकते हो, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं तो इससे जुड़ा इसके तरह का क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। सो आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? ब्रीफली मेंशन द कंट्रीब्यूशन ऑफ टीएच मॉर्गन इन जेनेटिक्स। तो टीएच मॉर्गन का जेनेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ब्रीफ करना है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ही इनका कंट्रीब्यूशन है। कहते हैं कि पहला पॉइंट, ही प्रपोज्ड एंड एस्टैब्लिश्ड द जीन्स आर पोजीशनड ऑन ए क्रोमोसोम। तो हमको पता है कि अगर एक क्रोमोसोम को इस तरीके से, आज के समय में हमें पता है कि अगर एक क्रोमोसोम को इस तरीके से हम बनाएं तो हमको यहाँ पर पता होता है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कैपिटल ए होगा, यहाँ पर कैपिटल ए, ये इस तरीके से कुछ हो सकता है हमारा। तो ये जो हमारे जो क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो जीन्स मौजूद हैं ये हमको इन्हीं टीएच मॉर्गन ने बताया। दूसरा पॉइंट, ही डिस्कवर्ड द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई दफा सवाल ये हमसे पूछा गया है और हमने कई दफा इसका जवाब भी दिया होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अगर हम कंपेयर करें उसको एसेक्सुअल से। तो सेक्सुअल हमारे लिए बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे है? तो भाई हम कहते हैं कुछ ऐसा कि सेक्सुअल इज बेटर जस्ट बिकॉज कि इसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो इस चीज के बारे में, बेसिस ऑफ वेरिएशन के बारे में भी हमको इन्होंने ही बताया था। तीसरा पॉइंट हमसे ये कहता है कि ही डिस्कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। जो लिंकेज के ऊपर हमने पिछला सवाल किया है उसके बारे में भी हमको इन्होंने बताया था। तो ये सब इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है, इनको आप नोट करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। और भी कुछ कंट्रीब्यूशन है उसको डिस्कस करते हैं। दैट इज कि ही स्टेटेड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज। तो लिंकेज के क्रोमोसोमल थ्योरी को भी इन्होंने ही बताया। ही कैरिड आउट द स्टडी ऑन द सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ही पुट फॉरवर्ड द मेथोडोलॉजीज ऑफ क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग क्या है ये लेक्चर्स की बात है, उसके बारे में बताया। ही कैरिड आउट द स्टडी ऑन म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेशन वगैरह, जिसमें हमको पता चलता है समटाइम्स म्यूटेशन इज गुड, म्यूटेशन इज बैड। जेनेटिक पैटर्न में चेंजेस आते हैं, कभी कभी ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कॉज करवाते हैं, कभी कभी ये फायदेमंद है कि इवोल्यूशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट थे जो इन्होंने टीएच मॉर्गन ने जेनेटिक्स में बताया है। आप इसको भी नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ। क्या है हमारा अगला सवाल? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। सुना सा है, एक फैमिली ट्री बनाया था कभी चैप्टर में, जैसे ही हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी करने वाले थे। सजेस्ट हाउ सच एनालिसिस कैन बी यूजफुल। तो एक पेडिग्री एनालिसिस कुछ नहीं है, एक फैमिली ट्री हम बनाते हैं जिस फैमिली ट्री की मदद से हम लोग मल्टीपल जनरेशंस के जीनोटाइप को हम स्टडी करना चाहते हैं। हम अलग अलग टाइप के उसमें अलग अलग टाइप्स के जो डिजीजेस हैं, जेनेटिक डिजीज बेसिकली, हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। तो कहता है पेडिग्री एनालिसिस इज रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट फॉर 2 or more generation which is presented in the form of diagram or a family tree. Pedigree analysis is an analysis of several generations of a family which is used on humans and domesticated animals. So humans and domesticated animals जो पालतू जानवर हैं उनके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बेसिकली फैमिली ट्री एक हम ड्रॉ करते हैं और उसके मदद से हम लोग मल्टीपल जनरेशंस के जेनेटिक पैटर्न को स्टडी करने में जेनेटिक पैटर्न को स्टडी करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है? कैसे यूजफुल हो सकता है? तो यूजफुल इन पहला एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स इन फैमिली ओवर जनरेशन, तो मल्टीपल जनरेशंस को स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि जेनेटिक काउंसलिंग ऑफ डिजीज लाइक हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जैसे डिजीजेस जो बहुत ही डेंजरस है। हीमोफीलिया याद होगा आपको कि एक ऐसा डिजीज है कि अगर उसमें कट लग गया तो ब्लड नहीं रुकता है ना, कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है। टू आइडेंटिफाई वेदर द पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीजेस इज ड्यू टू द रिसेसिव जीन और ए डोमिनेंट जीन, तो रिसेसिव जीन से होगा या डोमिनेंट जीन से होगा, इसके बारे में। एंड द फोर्थ पॉइंट इज टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल ओरिजिन ऑफ द डिफेक्टिव जीन इन द फैमिली और द पॉपुलेशन। तो किसी भी फैमिली में अगर कोई डिफेक्टिव कोई जेनेटिक डिजीज चलता आ रहा है तो उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ,
इसके डिटेक्शन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन सवाल है हमारे सामने, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे चलेंगे अपने अगले सवाल की तरफ कि उधर हमसे क्या पूछा गया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। काफी आसान, काफी पॉपुलर सवाल, बहुत ही बार पूछा गया हुआ सवाल। ह्यूमंस के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर एक इंसान अगर मेल है तो वो मेल क्यों है, और एक इंसान अगर फीमेल है तो फीमेल क्यों है। यही बहुत ही बेहतरीन सवाल है। हम सभी को पता है कि इंसान के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 46। हम इसको 23 पेयर में भी लिखते हैं। क्लियर है? मियोसिस होगा तो 23 पेयर का 23 हो जाएगा। क्लियर है? 23 पेयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 पेयर प्लस XX फॉर फीमेल, जैसा यहां लिखा है, और यहां 22 पेयर प्लस XY फॉर मेल। गैमेट बनना है, मियोसिस होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज की गैमेट बनेगा, दैट इज की स्पर्म। तो यहां पर 22 पेयर का 22 हो गया, और XY का एक बार X हो गया और एक बार 22 प्लस Y हो गया। फीमेल में हर बार चूंकि दोनों बार X ही हैं, तो जब भी गैमेट बनेगा तो 22 प्लस X के रूप में गैमेट बनेगा, जो कि मियोसिस में नंबर्स बिल्कुल हाफ हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम मेल पेरेंट की बात करें और फीमेल पेरेंट को फ्यूज करके जो चाइल्ड आएगा, कहने का मतलब है ये जो यहां पर लिखा है, ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, है कि नहीं। तो यहां पे 22 प्लस Y आया और 22 प्लस X आया। तो इस केस में जो ऑफस्प्रिंग है दैट इज की 22 पेयर प्लस XY, तो ये कुछ मेल की तरह बिहेव कर रहे हैं, दैट इज की ये जो ऑफस्प्रिंग है वो हमारा बॉय हो जाएगा। अगर हम लोग केस 2 की बात करें तो 22 प्लस X फ्रॉम द मेल पेरेंट एंड 22 प्लस X फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। फीमेल से हमेशा 22 प्लस X आता है, तो ऑफस्प्रिंग हमेशा कैसा होगा, कैसी होगी एक्चुअली, तो ये गर्ल होगी। 22 प्लस XX हमको इसका जेनेटिक पैटर्न देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यहां से हमको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा जो मेल पेरेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी क्या बोलते हैं उसको, कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए बेबी। नेवर फीमेल पेरेंट कभी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती हैं। क्लियर है? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे सामने, इसको भी आप समझ लो। क्लियर है? फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर इसकी कुछ थ्योरी लिखी हुई है कि जब भी 22 प्लस X जो है ना मेल का, वो फ्यूज करेगा 22 प्लस X ऑफ फीमेल, तो हमको ऑफस्प्रिंग कैसा, एक बेबी गर्ल है। और अगर जब भी when 22 plus Y of a male will fuse with the 22 plus X of the female parent, then the offspring will be a baby boy। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको आप रख लीजिए। तो अब हमारे पास कुल मिला के इसके बाद 5 क्वेश्चंस बचते हैं, जिनको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए आपसे टाटा बाय बाय। कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच।